हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मित्रादय रेगुलर सीरीज में। और आज हमारी राजनीति विषय की दूसरी वीडियो है सेमेस्टर थर्ड के लिए। अब जरा ध्यान से सुनिए। पिछली वीडियो में हमने इकाई 1 पढ़ी थी, जहां हमने ब्रिटेन की राजनीति व्यवस्था को पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया था। और आज इस क्लास में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इकाई सेकंड की। और इस इकाई में हम बात करेंगे अमेरिका की राजनीति व्यवस्था के बारे में। जिस किताब से हम यह विषय पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। और आज हम पढ़ेंगे वह किताब जिसका अगला नया भाग जो है उसका पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग है। तो अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए। पहले हमने ब्रिटेन की व्यवस्था देखी थी, वहीं आज हम अमेरिका की व्यवस्थाएं देखेंगे। मतलब अब हम समझेंगे कि अमेरिका की सरकार कैसे चलती है, संविधान कैसा है और उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। आज की क्लास हम इकाई 2 को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, आसान भाषा में, हर बात सरल और साफ तरीके से। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं इकाई सेकंड के परिचय से। अब जरा ध्यान से सुनिए। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था एक खास बात पर टिकी हुई है और वह आधार है लिखित संविधान। सबसे पहले यह समझते हैं कि अमेरिका का संविधान पूरी तरह से लिखा हुआ है। मतलब शासन परंपराओं से नहीं बल्कि लिखे हुए नियमों से चलते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर सरकार गलत फैसला ले तो उसे कौन रोकेगा? तो उसका जवाब है संविधान, क्योंकि अमेरिका में संविधान को सबसे ऊपर माना जाता है। सरकार हो या संसद हो या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सबको संविधान के अनुसार चलना ही पड़ता है। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती। हर कानून संविधान के अनुकूल होने चाहिए। अब इसे समझने के लिए अपन फिर से स्कूल में चलते हैं। जैसे स्कूल में एक नियत पुस्तिका होती है, टीचर हो या छात्र हो सबको उसी के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक वैसे ही अमेरिका में संविधान सबसे बड़ा नियम है। यही तय करता है कि कौन क्या करेगा। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि इससे मनमानी नहीं चलती। हर निर्णय संविधान को देखकर लिया जाता है। तो आप यह समझ गए होंगे कि अमेरिका की व्यवस्था में संविधान ही शासन का सर्वोच्च आधार है, क्योंकि यह लिखित रूप से और नियमों से स्पष्ट है, निश्चित है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात यह है कि अगर आपको इस यूनिट के बेस्ट नोट्स, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, प्रश्नोत्तर और स्टेट सीरीज और मॉडल पेपर चाहिए तो आपको मित्राध्याय का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो सीधे प्ले स्टोर पर जाकर मित्राध्याय सर्च करेंगे तो ऐप मिल जाएगा। इस ऐप में आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। मतलब जो क्लास आप यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके पीडीएफ नोट भी वहीं मिलेंगे। और इसके अलावा आपको ऐसे नोट्स भी मिलेंगे जो बिल्कुल परीक्षा में उत्तर लिखने की शैली में बने होंगे। और अभी तो रिपब्लिक डे का ऑफर भी चल रहा है। इस समय सेमेस्टर 3 का ऑल इन वन कॉम्बो ऑफर भी मिल रहा है, जो कि सिर्फ 149 रुपए में। और अगर आपको सिर्फ एक विषय लेना चाहते हैं तो वह भी आपको एकदम कम प्राइस में मिल जाएगा। तो प्राइस बढ़ने से पहले फटाफट से कोर्स ले लीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत कम समय ही बचा है और बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ये नोट्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो जल्दी से मित्राध्याय क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को अलग लेवल पर लेके जाएं। अब आते हैं वापस से। अमेरिका की व्यवस्था सिर्फ नियमों पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है। जनता की सत्ता यानी शासन की ताकत जनता से मिलती है। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। जनता की सत्ता तभी सही मानी जाती है जब जनता के अधिकार सुरक्षित हो। इसी से जुड़ा है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र का मतलब होता है लोगों के मूल अधिकारों की सूची। इन अधिकारों में बोलने की आजादी, धर्म मानने की आजादी और कानून के बराबर। अब एक सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर सरकार इन अधिकारों को छीन ले तो क्या होगा? तो इसका जवाब संविधान उसे रोकता है।
क्योंकि अधिकार पत्र संविधान का हिस्सा है, इसलिए सरकार इन अधिकारों को नजरअंदाज कर सकती है। और इसे आसान उदाहरण से समझिए, जैसे स्कूल में कुछ नियम होते हैं जो छात्रों की सुरक्षा के लिए होते हैं, ठीक उसी प्रकार अधिकार पत्र नागरिकों की सुरक्षा करता है। और बहुत जरूरी बात, क्योंकि इससे सरकार पर नियंत्रण रहता है तो जनता को न्याय मिलता है। तो आप समझ चुके होंगे कि लोकतंत्र सिद्धांत जनता की सत्ता को दिखाता है और अधिकार पत्र उस सत्ता को सुरक्षित करता है। यही कारण है कि अमेरिका की राजनीति व्यवस्था में लोकतंत्र और अधिकार दोनों साथ चलते हैं। अमेरिका की व्यवस्था एक और बात पर टिकी हुई है, वह है संघवाद। सबसे पहले समझते हैं संघवाद का मतलब क्या होता है। संघवाद का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा, यानी सारी ताकत एक जगह न होकर अलग अलग हो। अब यहाँ दो स्तर होते हैं, एक होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए काम करती है, जैसे विदेश नीति और सेना, राष्ट्रीय कानून। न्याय सरकार अपने राज्य के लिए काम करती है, जैसे शिक्षा, पुलिस और स्थानीय व्यवस्था। अब एक सवाल और उठता है, अगर दोनों सरकार है तो टकराव नहीं होगा? तो इसका जवाब है संविधान, क्योंकि संविधान पहले से तय करता है कि कौन कौन सा कार्य करेगा, केंद्र करेगा और कौन सा राज्य करेगा। इसी को कहते हैं केंद्र और राज्यों का सह अस्तित्व, मतलब दोनों साथ मिलकर देश चलाते हैं। अब इसे आसान उदाहरण में समझते हैं, जैसे परिवार में बड़े फैसले माता पिता लेते हैं और छोटे फैसले बच्चे करते हैं। ठीक उसी प्रकार केंद्र और राज्य अपने अपने कार्य करते हैं। यह बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सत्ता एक हाथ में नहीं रहती और क्षेत्र की जरूरतें पूरी होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि अमेरिका की व्यवस्था में संघवाद का मतलब है केंद्र और राज्यों का साथ साथ चलना, और यही सिद्धांत सह अस्तित्व का देश को मजबूत बनाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अमेरिका की व्यवस्था एक और सिद्धांत पर चलती है और वह है शक्तियों का पृथक्करण। सबसे पहले यह समझते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है काम का बंटवारा, यानी सारी शक्तियां एक ही संस्था के पास नहीं होती। अब यहाँ सत्ता तीन भागों में बंटी होती है। एक होती है कानून बनाने वाली सत्ता, दूसरी होती है कानून लागू करने वाली सत्ता, और तीसरी होती है न्याय करने वाली सत्ता। कानून बनाने का काम विधायिका करती है, लागू करने का काम कार्यपालिका करती है और न्याय देने का काम न्यायपालिका करती है। अब यहाँ एक सवाल और उठता है, अगर सारी शक्तियां एक ही जगह हो जाए तो क्या होता है? तो मनमानी चलने लगती है, इसलिए शक्ति तीन हिस्सों में बंटी रहती है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे स्कूल में एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं करता, कोई पढ़ाता है, कोई नियम बनाता है, कोई न्याय करता है। ठीक इसी तरह सरकार में भी काम बांटे जाते हैं। यह काम बहुत जरूरी है, यह बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कोई भी संस्था बहुत ताकतवर नहीं बन सकती और सब पर नियंत्रण रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि शक्तियों का पृथक्करण सरकार को संतुलित करता है और नागरिकों को स्वतंत्रता मिलती है। यही कारण है कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अमेरिका की व्यवस्था सिर्फ शक्तियों के बंटने पर खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी बात है, वह है नियंत्रण और संतुलन। सबसे पहले समझिए कि नियंत्रण और संतुलन का मतलब क्या होता है। एक ही शक्ति पर दूसरी शक्ति की नजर। अब यहाँ तीन संस्थाएं होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका जांच करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई संस्था अपनी सीमा पार कर ले तो उसे कौन रोकेगा? तो इसका जवाब होता है दूसरी संस्था। जैसे अगर सरकार गलत काम करे तो न्यायालय उसे रोक सकता है, और संसद कोई गलत कानून बनाए तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है, और अगर राष्ट्रपति मनमानी करे तो संसद पर उस पर नियंत्रण रख सकती है। अब इसे एक इजी वे में समझते हैं, जैसे खेल में एक खिलाड़ी गलती करे तो एम्पायर उसे रोक सकता है, और अगर एम्पायर गलती करे तो मैच ही रुक जाता है। ठीक उसी तरह सरकार में भी एक दूसरे पर नजर रखी जाती है। यह बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कोई भी संस्था बहुत शक्तिशाली नहीं बनती।
और सत्ता का दुरुपयोग भी नहीं होता। तो आप समझ चुके होंगे कि नियंत्रण और संतुलन का मतलब शक्ति का आपस में रोकना और संतुलित रखना है। यही कारण है कि अमेरिका की राजनीति व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। अमेरिका की व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, उसका नाम है अमेरिकी कांग्रेस। सबसे पहले यह समझते हैं कि कांग्रेस का मुख्य काम क्या है। कानून बनाना, यानी देश के लिए नियम तय करना। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस एक ही सदन की होती है? तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिकी कांग्रेस दो सदनों में बंटी होती है। एक होता है प्रतिनिधित्व सभा और दूसरा है सीनेट। प्रतिनिधि सभा में जनता द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं और यह सदन सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीनेट में हर राज्य से समान संख्या में सदस्य होते हैं। इससे छोटे और बड़े राज्यों को बराबर महत्व मिलता है। अब बात करते हैं इनके कार्यों की। कांग्रेस कानून बनाती है, कांग्रेस बजट पास करती है और सरकार पर नजर रखती है। अब अगर राष्ट्रपति कोई प्रस्ताव रखता है तो कांग्रेस उस पर बहस करती है और जरूरत हो तो उसे रोक भी सकती है। अब इसे एक आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे स्कूल में एक समिति होती है जो नियम बनाती है और प्रबंधन उस पर नजर रखती है कि वह ठीक तरीके से हो रहा है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस सरकार भी नियंत्रण रखती है। और एक बहुत जरूरी बात है, यह है इससे राष्ट्रपति अकेले फैसले नहीं ले सकता और जनता की आवाज कानून में दिखाई देती है। तो आप समझ चुके होंगे कि अमेरिकी कांग्रेस की संरचना दो सदनों पर आधारित है और उसका कार्य है कानून बनाना और सरकार को नियंत्रित रखना। सीनेट के बारे में अब आगे जानते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। अमेरिका कांग्रेस में एक सदन है जिसका नाम है सीनेट और इसका विशेष महत्व भी है। सबसे पहले समझते हैं, सीनेट सिर्फ कानून बनाने वाला सदन नहीं है बल्कि उसे कुछ खास अधिकार भी मिलते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि सीनेट को खास क्यों माना जाता है? तो इसका कारण है उसकी शक्तियां। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा किए गए नियुक्तियों को स्वीकृति देता है। मतलब बड़े अधिकारी तभी नियुक्त होते हैं जब सीनेट मंजूरी देते हैं। सीनेट विदेशी देशों में होने वाले संधियां भी मंजूरी देते हैं। बिना सीनेट के स्वीकृति की कोई संधि नहीं होती। अब एक महत्वपूर्ण काम समझिए। अगर राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप लगे तो उसका मुकदमा सीनेट में चलता है। मतलब सीनेट पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रखने का एक बड़ा साधन है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल का निर्णय समिति से मंजूर होता है, ठीक उसी तरह राष्ट्रपति के कार्य के कई निर्णय सीनेट में मंजूर होते हैं। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि इससे राष्ट्रपति अकेले मनमानी नहीं कर सकता और सत्ता पर नियंत्रण बना रहता है। इजी वे में कहूं तो सीनेट का विशेष महत्व उसकी विशेष शक्तियों के कारण है और यही अमेरिकी व्यवस्था में संतुलन बनाए रखता है। अमेरिका की व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका चुनाव और भूमिका दोनों समझना भी जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता। उसका चुनाव एक विशेष प्रक्रिया से होता है। जनता अपने राज्य में मतदान करती है और उस मतदान के अनुसार चुनाव प्रतिनिधि चुने जाते हैं। यह प्रतिनिधि आगे जाकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अब यहाँ सवाल उठता है, राष्ट्रपति का काम क्या होता है? तो सबसे पहले वह देश का कार्यपालिका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति सरकार चलाता है, वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है और प्रशासन को दिशा देता है। राष्ट्रपति सेना का प्रधान सेनापति भी होता है। मतलब देश की सुरक्षा जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। राष्ट्रपति विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह दूसरे देशों से संधियां करता है और राजनयिक नियुक्त करता है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये समझते हैं कि राष्ट्रपति कानून नहीं बनाता लेकिन कानून पर हस्ताक्षर करता है और
जरूरत पड़े तो वह रोक भी सकता है। अब इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल पूरा प्रशासन दिखाता है, ठीक उसी तरह राष्ट्रपति पूरे देश का प्रशासन दिखाता है। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि राष्ट्रपति सरकार का मुख्य चेहरा होता है और उसी से देश की दिशा होती है। तो आप समझ जाइए कि राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष प्रक्रिया से होता है और उसकी भूमिका सरकार चलाने में केंद्रित होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति को कुछ प्रमुख शक्तियां दी गई हैं। इन्हीं शक्तियों से वह शासन चलाता है। सबसे पहले यह समझते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मतलब सरकार का मुख्य संचालन उसी के हाथ में होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वह बड़े अधिकारों के पद लेता है, लेकिन कई नियुक्तियां सीनेट की मंजूरी से होती है। राष्ट्रपति सेना का प्रधान सेनापति भी होता है, मतलब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी पर होती है। और एक महत्वपूर्ण शक्ति समझते हैं, राष्ट्रपति विदेश नीति चलाता है। वह दूसरे देशों से संधियां करता है और राजदूत नियुक्त करता है। राष्ट्रपति को चुनाव पर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। वह चाहे तो किसी भी कानून को रोक भी सकता है। इसे वीटो शक्ति कहा जाता है। अब एक और शक्ति है क्षमा शक्ति। राष्ट्रपति अपराधियों को सजा माफ कर सकते हैं या सजा कम भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश देते हैं और नीतियों का प्रस्ताव रखता है। इससे सरकार की दिशा तय होती है। अब इसे इजी वे में समझते हैं। जैसे स्कूल में प्राचार्य कई निर्णय लेते हैं, प्रधानाचार्य कई निर्णय लेते हैं, ठीक उसी तरह राष्ट्रपति देश के लिए मुख्य निर्णय लेते हैं। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि इन शक्तियों से राष्ट्रपति देश का प्रशासन चलाता है और सरकार को नेतृत्व देता है। तो आप समझ चुके होंगे कि राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां शासन चलाने, देश की रक्षा करने और विदेश नीति निर्धारित करने से जुड़ी हुई है। अमेरिका की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, उसे कहते हैं महाभियोग। सबसे पहले यह समझते हैं कि महाभियोग का मतलब क्या होता है। राष्ट्रपति का बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाना अगर उन्हें संविधान के खिलाफ काम किया हो। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या महाभियोग का मतलब तुरंत पद से हटाना? नहीं, महाभियोग का मतलब होता है जांच की प्रक्रिया शुरू करना। सबसे पहले प्रतिनिधि सभा आरोप लगाती है कि अगर आरोप स्वीकार हो जाए तो मामला सीनेट में जाता है। अब सीनेट मुकदमा चलाती है, वह सब बातें सुनती है, सबूत देखती है और फिर फैसला करती है कि अधिकारी दोषी है या नहीं। अगर सीनेट दोषी ठहरा दे तो राष्ट्रपति या अधिकारी पद से हटा दिए जाते हैं। अगर दोषी साबित न हो तो वह अपने पद पर बना रहता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्कूल में अगर प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लग जाए तो जांच होती है और जांच होने के बाद फैसला लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार महाभियोग में भी पहले आरोप फिर फैसला होता है। यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है क्योंकि इससे राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर नहीं रहता और संविधान की रक्षा होती है। तो यह आप समझ गए होंगे कि महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति और बड़े अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है और यह दिखाता है कि अमेरिका में कानून सबसे ऊपर है। अमेरिका की व्यवस्था में न्यायपालिका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसी को कहा जाता है संघीय न्यायपालिका। सबसे पहले यह समझिए कि संघीय न्यायपालिका का काम क्या होता है। कानून की व्याख्या करना और यह देखना कि सब कुछ संविधान के अनुसार हो रहा है या नहीं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के ही खिलाफ हो तो क्या होगा? तो इसका जवाब है कि न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है न्यायालय की यह शक्ति कि वह किसी भी कानून या सरकारी आदेश को जांच करे। अगर वह संविधान के विरुद्ध हो तो उसे अमान्य घोषित करे। अब इसे एक आसान भाषा में समझते हैं। जैसे स्कूल में अगर कोई नियम बच्चों के अधिकार के खिलाफ हो तो प्रबंधन उसे बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार न्यायालय भी गलत कानून को रोक देते हैं।
संघीय न्यायपालिका के सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। वह अंतिम फैसला करता है कि कौन सा कानून संवैधानिक है और कौन सा नहीं। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि इससे विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है और संविधान की रक्षा होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि संघीय न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है और न्याय पुनरावलोकन सरकार को सीमा में रहने का काम करता है। यही कारण है कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में संघीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अब हम अमेरिका के संविधानों को ब्रिटेन के संविधान से तुलना करते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि अमेरिका का लिखित संविधान है और ब्रिटेन का पूरी तरह लिखित नहीं है। अमेरिका में संविधान एक ही दस्तावेज है और ब्रिटेन में संविधान कई स्रोतों से मिलकर बना है। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च माना जाता है और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च मानी जाती है। अमेरिका में शासन राष्ट्रपति प्रणाली पर आधारित है और ब्रिटेन में शासन संसदीय प्रणाली पर आधारित है। अमेरिका में कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है, जबकि ब्रिटेन में कार्यपालिका संसद से निकलती है। अमेरिका में राष्ट्रपति निश्चित समय के लिए चुना जाता है, जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसद के विश्वास पर निर्भर करता है। अमेरिका में संविधान में मौलिक अधिकार लिखे गए हैं, जबकि ब्रिटेन में अधिकार कानून और परंपराओं से मिलते हैं। अमेरिका में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जबकि ब्रिटेन में न्यायपालिका संसद के कानून को रद्द नहीं करती। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे दो घर हो, एक घर में नियम दीवार पर लिखे हो और दूसरे घर में नियम घर के लोगों को याद हो। ठीक वैसे ही अमेरिका और ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से चलती है। यह तुलना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें यह समझ आता है कि लोकतंत्र हर देश में एक जैसा नहीं होता, पर उद्देश्य दोनों का एक ही होता है, यानी जनता की भलाई। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब हम इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष और महत्वपूर्ण बिंदु समझेंगे। सबसे पहले यह याद रखिए कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को लिखित संविधान पर आधारित माना जाता है। संविधान सबसे ऊपर है, सरकार भी संविधान के अधीन रहती है। अमेरिका में लोकतांत्रिक सिद्धांत का मुख्य आधार है और अधिकार पत्र नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। संघवाद के कारण केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग भूमिका होती है और दोनों मिलकर देश चलाते हैं। शक्तियों का पृथक्करण सत्ता को 3 भागों में बांटती है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था इन तीनों पर नजर रखती है कि कोई भी संस्था मनमानी न करे। अमेरिकी कांग्रेस कानून बनाती है और सरकार के काम पर नियंत्रण रखती है। सीनेट का विशेष महत्व है क्योंकि वह नियुक्तियों और संधियों को मंजूरी देता है। राष्ट्रपति का चुनाव विशेष प्रक्रिया से होता है और उसी भूमिका प्रशासन चलाने में केंद्रित रहती है। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां प्रशासन, सेना और विदेश नीति से जुड़ी होती है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को जवाबदेह बनाती है और यह दिखाती है कि कानून सबसे ऊपर है। संघीय न्यायपालिका न्याय देती है और न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की रक्षा करता है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था संतुलन पर टिकी हुई है, न कि एक ही जगह रहती है। न अधिकार न असुरक्षित होते हैं। तो इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष यही निकलता है कि अमेरिका ने लोकतंत्र को संविधान, संस्थाओं और नियंत्रण व्यवस्था के माध्यम से मजबूत बनाया है। यही कारण है कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था पूरी दुनिया की सबसे स्थिर व्यवस्थाओं में से एक गिनी जाती है।
ऑलराइट मित्रों, आज हमने पढ़ी है सेमेस्टर 3 की राजनीति विज्ञान की क्लास अटेंड की। जिस क्लास में हमने यह विषय पढ़ा उस किताब का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। और आज हमने यूनिट 2 पूरी कंप्लीट की। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी और आपको यह विषय आसान भी लगा होगा। और अगर आपको इस क्लास के सारे नोट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न और बाकी स्टडी मटेरियल चाहिए तो मित्रादय क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकें। नोट्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने स्टडी मित्र मित्राध्याय क्लासेस के साथ। धन्यवाद।